अब तो विपक्ष मजबूत होगा, और ये अगर मजबूत हुआ विपक्ष, तब तो आपको वाकई में दूध का दूध पानी का पानी याद दिलाएंगे ये लोग। ठीक है, देखिए एलजी की जहां तक आपने बात छिड़ी है, एलजी से हमें व्यक्तिगत रूप से ना पहले दिक्कत थी ना आज दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले जब निर्णय आया और दिल्ली सरकार को अपनी शक्तियां लौटाई, उसके बाद से मुझे लगता है दिल्ली में कामों की रफ्तार बढ़ी और हम पूरी ताकत से, दिल्ली की जनता ने 5 साल के लिए अरविंद केजरीवाल जी को मैंडेट देने जा रही है और हम 5 साल से पूरी श्रद्धा समर्पण के साथ। एक खबर और दे दूं आपको, पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, रिएक्शन दीजिए जल्दी। देखिए अभी आप देखना, जैसा मैंने कहा कुछ कई बार कोई किसी एरिया का वोट खुलता है, कभी किसी एरिया का, तो आप देखना समय बीतते बीतते मनीष सिसोदिया जी भारी बहुमत से पटपड़गंज विधानसभा जीतने जा रहे हैं। किसी तरह की चुनौती पटपड़गंज में है नहीं उनको वहां पे, और आप जैसे ही अंतिम नतीजे आएंगे देखना पटपड़गंज सीन से भारी बहुमत से मनीष सिसोदिया जी विजयी होंगे। अच्छा ये बता दीजिए कि अभी आपके जो बदले हुई जबान है, कहाँ आप एलजी को कोसते थकते नहीं थे, आज एलजी के साथ आपकी कोई किसी भी तरह के मतभेद की बात ही नहीं निकल कर आ रही। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए, अब आज चुनाव आयोग बिल्कुल अच्छा हो गया। ये जो आप लोगों की राजनीति है गुरिल्ला वॉरफेयर वाली, आज मारो कल चुपचाप किनारे दुबक लो, अभी गाली दे दो उसके बाद माफ़ी मांग लो, इससे आप ज़रा उभरेंगे? एक स्थापित राजनीतिक दल के तौर पर आप काम कर कर एक स्थापित राजनीतिक दल के तौर पर अपने बयानों पर टिकना कब शुरू करेंगे, ये बताइए। देखिए हमने कभी भी व्यक्तिगत, आपने अभी आपके यहाँ पे जो पैनलिस्ट बैठे हुए उन्होंने खुद कहा कि चुनाव आयोग ने आज तक चुनाव के बीच में इस तरह के आंकड़े कभी जाहिर नहीं किए, ऐसा पहली बार हो रहा है। और आप खुद देखिए पिछले दिनों क्लियर कर दूं, चुनाव आयोग वो करता रहा है, पहले भी करता रहा है। चुनाव आयोग का ये कहना, हमने चुनाव आयोग से सवाल पूछा, चुनाव आयोग ने कहा कि इस जानकारी को सामने रखा जाता था, सार्वजनिक नहीं किया जाता था। आज उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। चलिए उनकी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया है, हम चुनाव आयोग की बात मानते हैं, एक संवैधानिक संस्थान है, उसके ऊपर हम आक्षेप नहीं लगाते। लेकिन आपको तो 2 सेकंड नहीं लगता, चुनाव हार गए तो ईवीएम गलत है, चुनाव आयोग गलत है, चुनाव जीत गए तो सब कुछ अच्छा है कि नहीं? अजय जी, हम ही वो पार्टी है जिसकी मेहनत के कारण वीवीपैट का प्रचलन शुरू हुआ। आज से 2 साल पहले हमने कहा था कि वीवीपैट का प्रचलन शुरू कीजिए और 25% गणना वीवीपैट की होनी चाहिए। आज वीवीपैट अगर का प्रचलन शुरू हुआ तो आम आदमी पार्टी की देन है। और पिछले 2 दिन में हमने जिस तरह से दिल्ली में शिकायतें देखी, कई जगह पे ईवीएम ले जाने की शिकायतें मिली, तो हमने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आम आदमी पार्टी का कर्तव्य है कि समय समय पे मुद्दों को उठाए, लेकिन हमने चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता पे कभी। चलिए आपने अभी चुनाव आयोग की बात सामने रखी, अभी इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी हमने मुद्दों की लड़ाई मौजूद हैं। आमिर, अभी चुनाव आयोग की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर कई तरह की एक उलझन सी उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी तक जो मतगणना हुई उसके मत प्रतिशत को सार्वजनिक किया है। ये प्रक्रिया पहले से चली आ रही है, और अगर चली आ रही है तो इस पर पहले चर्चा क्यों नहीं होती थी? आमिर। बिल्कुल, और जिस तरह से पहले चर्चा इसकी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार जो है बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से भी मेरी सुबह बातचीत हुई। लेकिन अजय जी, मैं आपको एक और आंकड़ा बता देता हूं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये लाइव अपडेट है, ये एग्जैक्ट अपडेट है, ये कोई रुझान नहीं है। फर्स्ट राउंड जो है आप देख सकते हैं, लक्ष्मी नगर में फर्स्ट राउंड जो है भारतीय जनता पार्टी को 5111 वोट मिले हैं, जबकि अगर लक्ष्मी नगर की बात की जाए नितिन त्यागी को जो है 5033 वोट मिले। ये राउंड फर्स्ट राउंड है। नितिन त्यागी आम आदमी पार्टी 5033 वोट, और लक्ष्मी नगर से ही अभय वर्मा भारतीय जनता पार्टी 5111 वोट। तो ये लाइव अपडेट देख रहा हूं, आप देख रहे हैं दोनों के बीच फाइट कितनी तगड़ी है। ये फर्स्ट राउंड की बात है। दूसरी मैं जहां पे हूं इस समय पूर्वी दिल्ली में के अलावा दूसरे सीट के बारे में आपको बता देता हूं इस समय कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। आमिर, अभी तक क्या सिर्फ पहले राउंड की ही मतगणना हुई है? और अगर ऐसा है तो अभी कितने राउंड बाकी हैं?
देखिए अभी टोटल 15 राउंड बाकी हैं। ये पहले राउंड की मतगणना जो है, जो वहां से अपडेट होकर के हमारे पास आ रही है, उसके आधार पे है। लेकिन पटपड़गंज में मनीष सिसोदिया पहले राउंड में 100 वोटों से आगे चल रहे थे। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि 38 वोट से वो पीछे हो गए हैं दूसरे राउंड में, लेकिन दूसरे राउंड के अपडेशन अभी तक यहाँ पे नहीं दी गई है। यहाँ पे त्रिलोकपुरी में आप देख सकते हैं, त्रिलोकपुरी में किरण भारतीय जनता पार्टी से 3890 वोट पे हैं, और जबकि त्रिलोकपुरी में रोहित कुमार आम आदमी पार्टी से 7304 वोट पे। तो कुल मिलाकर के पहला राउंड जो है, अभी तक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपडेट किया जाता है, वो हमारे सामने तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। हालांकि अंदर से बाहर आने में आंकड़े थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, क्योंकि अंदर जो अपडेट होता है उसके बाद दूसरी फाइनल लिस्ट जो होती है वो यहां पर भेजी जाती है। उसके आधार पर ही हम आगे बता सकते हैं कि क्या क्या अपडेशन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो पूर्वी इलाका है, जो 6 सीटें हैं जहां पर मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से और लक्ष्मी नगर, इसके अलावा त्रिलोकपुरी, ऐसे क्षेत्र हैं जो कि काफी ज्यादा प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं, बड़े एरिया माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पर यह सिचुएशन अभी तक देखने को मिल रही है। बिल्कुल, मोहित बख्शी इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर लगातार जश्न मनाया जा रहा है, जबकि अभी पहले राउंड की ही काउंटिंग पूरी हो पाई है। तो क्या पहले ही से मान बैठे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीत हमारी होने वाली है? जी बिल्कुल, हमने भी उनसे यही पूछा था कि क्या बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तकनीकी कारणों से हम अंदर की तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन बाहरी तस्वीर दिखते हैं। पुलिस ने देखिए आप पूरा इंतजाम कर रखा है, क्योंकि जो शुरुआत जाना है, और अरविंद केजरीवाल खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो अंदर हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, तमाम बड़े नेता अंदर पहुंच चुके हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहले से बैरिकेडिंग कर दी गई है। फिर 50 वोटों से आगे हो गए। खुद अरविंद केजरीवाल की जो जीत का भी शुरुआती जो काउंटिंग हुई है उसमें 1800 से 2000 वोटों का है। तो बहुत क्लोज फाइट कई सीटों पर नजर आ रही है। तो जश्न के लिए ये जल्दबाजी नहीं। जी बिल्कुल, यही जल्दबाजी क्यों दिख रही है ये तय करना होगा खुद कार्यकर्ताओं को, क्योंकि अभी तक जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि पहले राउंड की काउंटिंग हुई है और बहुत से राउंड अभी बाकी हैं। कई कई जगह पर तो 15 राउंड की काउंटिंग होगी, और ऐसे में ये जश्न तैयार हो गया। लेकिन इतना साफ है कि जो लोग हैं, जो यहाँ कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, वो इस मूड में है, क्योंकि उनका कहना है कि दिल्ली अपना मूड बना चुकी है और जो शुरुआती रुझान है उसी पर वो जश्न मना रहे हैं। खुद अभी हमने गोपाल राय से थोड़ी देर पहले बात की तो उन्होंने कहा कि अब कोई फेरबदल नहीं होगा, नंबर जो है हमारे हक में है और हम सरकार बना रहे हैं। जी विनोद जी, पहले राउंड की मतगणना ही अभी 10 बजे तक हुई है। क्या बहुत धीमे चल रहे हैं या यही आमतौर पर पेश होता है मतगणना? नहीं, ये ऑफिशियल प्रोसेस है जिससे आपको लग रहा है मतगणना कई राउंड्स के आगे बढ़ गई हैं, लेकिन जब वो यहाँ से जब स्क्रीन पे आएगा ना तो टाइम ये एक फॉर्मल प्रोसेस है, और वो जो फर्स्ट राउंड सील कर देते हैं जी, तब ये बाहर आता है। ये इलेक्शन कमीशन चूंकि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, मतलब इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, इसलिए ये करता है। हमारे रिपोर्टर्स जो लगते हैं वो काफी आगे होता है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा था कि इस बार जो है उन्होंने इंतजाम किए हैं कि जल्दी और तेज नतीजे जो हैं वो लोगों तक पहुंचे। इस बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी के ब्रजेश गोयल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि इतनी क्लोज फाइट आपको कुछ सीटों पर मिलेगी, ऐसा आपने सोचा था? क्योंकि कई सीटों में भी जो पहले राउंड की वोटिंग है उसमें बहुत कम मार्जिन से आप लोग आगे चल रहे हैं, कुछ में पीछे भी चल रहे हैं, लेकिन बहुत कम मार्जिन से, जहां बढ़त बनाई हुई है कम मार्जिन से है। तो जहां एक और हम बात थंपिंग विक्ट्री की कर रहे थे, वहां पर इतने क्लोज फाइट की उम्मीद आपने लगाई थी? देखिए, अभी आपका खुद का चैनल का सर्वे ही दिखा रहा है 52 सीटें आप लोग हमें दिखा रहे हैं बढ़त बनाए हुए, और जैसे जैसे ये और राउंड्स की गिनती बढ़ती जाएगी, आम आदमी पार्टी की बढ़त बढ़ती जाएगी। काफी शुरुआती रुझान है, लेकिन हमें जिस तरह से वोटिंग के बाद में हमने अपने बूथ कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, फीडबैक लिया, तो जो ग्राउंड लेवल से रिपोर्टें आई उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी की कहीं हमें कोई शंका नहीं थी। पूर्ण बहुमत के साथ में, प्रचंड बहुमत के साथ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। जिस तरह से जनता का आशीर्वाद, प्यार हमें दिखाई दिया जमीन पे, हमें पूरा विश्वास है। चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर 16 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 26 सीटों पर, 26 या 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है, और कई सीटों पर जो पहले राउंड के बाद है वो हार जीत का अंतर जो है 100 से 150 है। और सुबह से ही बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं बार बार ये कह रहे थे कि उन्होंने अपने इंटरनल सर्वे में 20 से 22 ऐसी सीटें आइडेंटिफाई की हैं जहां पर बहुत क्लोज फाइट है, हार जीत का अंतर जो है कुछ वोटों का ही रहेगा, वही सबसे बड़ा खेल करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अभी तक हमारे जो रुझान है 48 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है, भारतीय जनता पार्टी 22 सीटों पर आगे है, कांग्रेस का खाता अभी तक खुलता नहीं दिखाई दे रहा।
एक ज़बरदस्त ट्वीट आया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखें। विजय शंकर तिवारी जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, उनका ये ट्वीट है, शाबाश कांग्रेस, जिस भस्मासुर को पैदा किया था अब वो बड़ा हो रहा है। शाहीन बाग वाले अपने माता पिता के नहीं होते, तुम्हारे क्या होंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आज मतगणना के दिन भी अगर विश्व हिंदू परिषद सरीके संस्थान कर रहे हैं, जो संघ परिवार से जुड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी देते रहते हैं, इसे किस तरीके से देखा जाए? ये कौन सी राजनीति है जो आज हमारे देश में हो रही है? ये मुझे लगता है मानसिक विकार है जो कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ बहुत तेजी से घर कर रही है और सत्ता में आने के बाद ये एक परवान चढ़ गई है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अगर इस स्तर पे आप आ जाएंगे, और वो भी मीडिया प्रभारी भी है, बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से इंडोर्समेंट्स के साथ ही हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल, बिना अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो मुझे शर्म आएगी कि क्या ये हिंदू धर्म के वाकई प्रतिनिधि हैं भी कि नहीं, और शायद नहीं है, क्योंकि हिंदू जितना सही सुन रहा है उसमें इस तरह की प्रतिक्रिया देना कि जो लोग शाहीन बाग, और ये आज से नहीं चल रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि शाहीन बाग में जो लोग हैं वो देश को बांट रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आते, पार्लियामेंट्री लॉ के खिलाफ अगर कोई प्रदर्शन हो रहा तो देश कैसे बंट जाता है? पहला तो वो था, फिर एक ने कहा कि टेररिस्ट है अरविंद केजरीवाल, और वो इसलिए है कि वो अराजकता और टेररिस्ट में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये लॉजिक भी समझ में नहीं आती। तो गांधी भी टेररिस्ट होंगे, वो भी अराजकतावादी। चलिए, इस बीच चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज जो है वो 50% है, और आम आदमी पार्टी का 50% और बीजेपी का 42% वोट परसेंटेज है। तो अच्छा खासा जंप जो है यहाँ पर बीजेपी के वोट परसेंटेज में पिछले असेंबली इलेक्शन के मुताबिक मिल रहा है। राहुल जी, तो कहीं ना कहीं जिन मुद्दों को लेकर, या पोलराइजेशन ही कह लें, उनको लेकर बीजेपी आगे बढ़ी थी, सीटें चाहे कन्वर्ट हो या ना हो, वोट परसेंटेज दिखा रहा है कि दिल्ली की जनता ने सिरे से नकारा भी नहीं है बीजेपी की सोच को। ये मतलब इस पर हम कोई अभी गंभीर नतीजे इससे नहीं निकाल सकते, मैं पहला ही राउंड अभी चल रहा है, लेकिन अगर यही बना रहा थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो मानना पड़ेगा कि ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयतावाद का जो एक बड़ा आख्यान बीजेपी ने सामने रखा, उससे बहुत उसको लाभ हुआ है। जीत हुई है नहीं, अब हम नहीं कह सकते, लेकिन वो रणनीति उसकी कामयाब रही है, काफ़ी हद तक रही है, ये मानना पड़ेगा। ब्रजेश जी, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 48% मत प्रतिशत के साथ अपनी बढ़त बना रही है, तो जाहिर सी बात है आपके लिए मुकाबला बहुत कांटे का होने जा रहा है। इसको तो भारतीय जनता पार्टी की जीत के तौर पर देखना पड़ेगा। जो पार्टी 32% वोट शेयर के साथ 2015 में थी, अगर वो बढ़कर 48% बन जाती है, तब तो 42 और 46 के बीच में 42 अभी उनकी सीटें आती है, 42 चलिए, अगर 42 भी आती है तब भी 10% का इजाफा है। 10% का इजाफा कोई छोटा मोटा इजाफा नहीं होता। और अब आप सोचिए ना, मनीष सिसोदिया जो हैं, जिनको एजुकेशन रिफॉर्म के लिए डिप्टी सीएम, जिनका एक बड़े मुद्दे पर आप लड़ रहे थे, अभी 38 वोटों से पीछे थे, अब 92 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इतनी क्लोज फाइट आपके डिप्टी सीएम, जो एक बड़े सूत्रधार के तौर पर देखे जा रहे हैं एजुकेशन रिफॉर्म के, वो अगर इतनी क्लोज फाइट फेस कर रहे हैं। ये सवाल मैं ब्रजेश जी से ले लूं पहले। ब्रजेश जी, पहले ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर की बढ़त आपके लिए बहुत अच्छी खबर तो नहीं होगी? वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे सके, वर्ल्ड केयर हेल्थ केयर मॉडल दे सके। देखिए, जहां तक मुझे लगता है, अभी जैसा आप खुद ही बता रहे हैं कि अभी पहले राउंड की गिनती हुई है, अभी 14-15 राउंड की गिनती होनी बाकी है। मुझे लगता है जैसे जैसे अंतिम नतीजे आएंगे, वोट शेयर इनका जो भी शुरुआत में अगर आपके आंकड़ों को मैं मानूं, तो मुझे लगता है घटेगा, और हमारा वोट प्रतिशत 50% से अधिक आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत मिलने वाला है। और ये नतीजे अब बहुत तेजी से बदलेंगे, आप देखना। और हर सीटों पे, क्योंकि कई सीटों में ना किस एरिया की गिनती चल रही है, वो बहुत बड़ा सारा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मुझे लगता है जब अंतिम नतीजे 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग उस स्थिति में होंगे एक फाइनल कमेंट करने पे। लेकिन एक बात बताइए कि बड़े नेता जो होते हैं, बड़े चेहरे जो होते हैं, बता रहे हैं, मुझे लगता है काफी नीचे आएगा। एजुकेशन आप लोग लेके लोगों के बीच गए थे कि सबसे बड़ा रिफॉर्म आपने किया था, जिसकी सराहना इंटरनेशनल लेवल पर आपकी हुई थी, और मनीष सिसोदिया उसके सूत्रधार रहे थे। अगर वो भी एक वॉकओवर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, एक बार आगे पीछे हो रहा है, तो ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि जो लोकप्रियता की, जो एक्सेप्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, वहां पर भी अगर क्लोज फाइट हो जाए। नहीं, देखिए, जैसा आप खुद ही बता रहे हैं कि अभी तो पहले राउंड की गिनती हुई है पूरी, अभी 10, 12, 14 राउंड बाकी है।
तो जैसे मैंने कहा कि अंतिम जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे, लगभग 7-8 राउंड के बाद में आप देखना मनीष सिसोदिया जी की जो लीड है काफी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि वहां की जनता, पटपट की जनता उनको बहुत पसंद करती है, वहां की जनता के बीच वो काफी लोकप्रिय है। चलिए मनीष सिसोदिया जी की तो लीड होगी पूरे एक और महत्वपूर्ण नेता जो कि एक जमाने में आपके फायर ब्रांड थे, आजकल बीजेपी के फायर ब्रांड है, कपिल मिश्रा, 100 वोट से वो भी लीड कर रहे हैं अपने 3rd राउंड की काउंटिंग में। ये अभी एक जानकारी आई है। अगर कपिल मिश्रा अपनी लीड बना लेते हैं तब तो आपको वाकई में सोचना पड़ेगा जनाब कि क्या आपने एक अच्छा जुझारू नेता खो दिया है। देखिए, मैं व्यक्तिगत टिकट टिप्पणी पे मुझे लगता नहीं कि उचित होगा। फिलहाल मैं हमारे पूरे ओवरऑल अगर रिजल्ट की बात करें तो आम आदमी पार्टी के आज खुशी मनाने का दिन है और आज शिकवा शिकायत का दिन नहीं है। आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली की 2 करोड़ जनता के आशीर्वाद से, समर्थन से सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, दिल्ली में हैट्रिक बनने जा रही है। तो आज तो अजय जी खुशी मनाने का दिन है। खुशियां तो देखिए, खुशी तो हर वक्त होगी, चाहे सरकार आपकी बने या भारतीय जनता पार्टी की बने, कांग्रेस की बने या किसी और की बने। हमारे लिए तो खुशी का दिन है क्योंकि आज मतगणना है, एक नई सरकार का गठन होगा, इसलिए हमें तो इस पर कहीं कोई दुविधा नहीं है। विनोद जी एक सेकेंड, जरा मनोज तिवारी कुछ कह रहा है, देखते हैं। है कि इंतजार किया जाए। अब तो इस समय और कुछ बोलने का समय नहीं है। मनोज जी, गैप बहुत ज्यादा है, गैप ज्यादा है, 50 पार कर रहा है उनका आंकड़ा। आप जो है 15-20 के बीच में, वो 50 क्रॉस कर रहे हैं, बहुत लंबा गैप है। ये कैसे पार होगा गैप? ये हमारा जो अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला होगा, उससे जरूर हम अभी तक का जो निर्णय है, रुझान है, वो थोड़ा गैप है। लेकिन जिस तेजी से वो गैप पट रहा है उसमें कुछ भी हो सकता है, बट मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। पर निराशा है अभी तक मनोज भाई? अभी तक जो आ रहा है उससे नहीं, निराशा क्यों नहीं, बिल्कुल निराशा नहीं। निराश बिल्कुल नहीं है आप? बिल्कुल निराशा नहीं है। क्या लग रहा है अभी मेजॉरिटी पा जाएंगे आप? अरे भाई, अभी तो 10 बज रहा है, 12 बजे के पहले क्यों आप हमको हराने में लगे हैं? शुरुआत में आप बहुत पिछड़ गए हैं, इतना लंबा गैप हो गया, पिछड़ गए हैं आप शुरू से। नहीं, ठीक है, देखो शुरुआत हुआ तो 14-15 पे आगे थे, अभी 23-24 पे आगे हैं, 22 पे आगे हैं, तो आप देखते रहिए। लेकिन इतना पिछड़े क्यों? कमी कहाँ रह गई मनोज भाई? अभी पिछड़े कहाँ हैं? अभी आगे चल। अच्छा मनोज भाई, एक बात बताइए कि आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? जिम्मेदारी लेने को तैयार, नतीजे जो भी हों, मनोज तिवारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं इसकी, नतीजे जो भी हों? भाई, जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की ही है, प्रदेश अध्यक्ष की ही जिम्मेदारी होती है। बाकी हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के काम करते हैं। थोड़ा देर और इंतजार करिए। तो अगर हम आपके खिलाफ आया तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आप मानते हैं? नहीं, जिम्मेदारी तो मैं कब से कह रहा हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ खुद जिम्मेदारी लेके सबसे आगे खड़ा हूँ। सीना मेरा तैयार है। हाँ। चाहे जो भी झेलना पड़े, हमारा सीना है। और दिल्ली का जिस तरह से रुझान आ रहा है, अभी भी मैं आशान्वित हूँ। 48 आपने कहा था, जवाब दे रहे हैं और कई तरह के सवाल उनके सामने रखे जा रहे हैं। मनोज तिवारी बीती रात तक 48 सीटों का दम भर रहे थे, लेकिन क्या ऐसा होता दिखेगा? कम से कम अभी तक के रुझान में ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। 47 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर अपनी बढ़त के साथ आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने यहां अभी तक खाता नहीं खोला है। हालांकि मनोज तिवारी अभी भी कह रहे हैं कि आप और बीजेपी के बीच जीत का अंतर जो घटेगा, और लगातार बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 22 से 23 सीटें उनके पास अभी भी ऐसी हैं जिन पर वो उम्मीद का दामन थामे हुए बैठे हैं। विनोद जी, जो मत प्रतिशत अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जो कि मतगणना के साथ वो सामने रख रहे हैं, उसके आधार पर फासला तकरीबन 10% का है। 51% के आसपास आम आदमी पार्टी, 41% के आसपास भारतीय जनता पार्टी। किस नजरिए से इसे देखना चाहिए अगर यह आंकड़ा ऐसा रह जाता है? तो अगर भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले अपनी बढ़त और मजबूत कर लेती है, तो क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक किया है दिल्ली में? कम से कम ये तो कह सकते हैं। देखिए, मैं तो ये आंकड़ा आने से पहले मैंने आपके चैनल पे भी कहा जी कि नतीजे जो भी आए, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती भी है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को मुकाबले का बना दिया। जी, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मेहनत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर सिर्फ 2 ही रैलियां की, जबकि पिछली बार 6 मीटिंगें की थी। बाकी अमित शाह ने जिस तरह से गली गली घर घर जा करके खुद पर्चे बांटे,
तमाम सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संसाधन साधन कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता, संघ से जुड़े अनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ता और उसके अलावा जो सहयोगी दल हैं, रामविलास पासवान जी की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी और ये आपके ओम प्रकाश चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, इनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत की तो निश्चित रूप से उसके कुछ नतीजे तो निकलने ही थे। चलिए, और इस सब के बीच में ये भी देखना होगा कि जो गैप है, जिस तरह से अगर 41% वोट परसेंटेज जो है बीजेपी के खाते में जा रहा है, 41 से 42, 50 से 51 जो है आम आदमी पार्टी के खाते में जा रहा है, तो कांग्रेस जो है ना तो सीट लाने में कामयाब हो रही है, ना ही कांग्रेस जो है अपना वोट परसेंटेज बढ़ा पाने में कामयाब हो रही है। तो क्या कांग्रेस ने जानबूझकर ये वॉकओवर दिया है आम आदमी पार्टी को, या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस से मोहभंग पूरी तरह से वोटरों का हो चुका है? इस बीच जो करंट टैली है वो कहती है कि 46 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, 24 पर बीजेपी। लेकिन आपको बता दें 10 से 15 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बार बार नतीजे पलट रहे हैं। 100-150 के करीब जो है जीत का फासला है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से उनके प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं, दीपक जी हमारे साथ। ये बाइपोलर इलेक्शन है जिसमें कि कांग्रेस कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही और प्योर बीजेपी वर्सेस आपका है। जी। अब ऐसे में बाइपोलर में होता ये है कि आप मध्य प्रदेश का याद करिए, 0.5% से फैसला हुआ था और एक सरकार बन गई थी, एक गिर गई थी। तो यहाँ पे बाइपोलर है, तो इसलिए हो सकता है कि बीजेपी का टैली ऊपर जाए, लेकिन सीट्स के टर्म में हो सकता है कन्वर्ट ना हो। लेकिन बीजेपी के लिए क्या वो अपने आप में बीजेपी से गेन के तरह से प्रोजेक्ट करेगी? क्योंकि 24 सीटें अगर आप यहां ला रहे हैं, 3 से आप 24 पर जा रहे हैं, तो क्या इसको आप अपनी जीत के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं? क्या आपका जो नैरेटिव आप लेकर चल रहे थे वो फ्रीबीज के सामने जो है वो टिक पाया है, या फिर कहीं ना कहीं आपको एक बार फिर से इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि तमाम आपने ताकत झोंक दी, कई केंद्रीय मंत्री लगा दिए, आपके खुद तमाम बड़े नेता जो है दिल्ली में डेरा डाले लगातार बैठे रहे, चुनावों में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए, और जिस तरह के बयान आए उस सब के बावजूद भी क्या 24 एक सेटिस्फाइंग नंबर हो सकता है? 24 क्या वाकई में एक सेटिस्फाइंग नंबर होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि ये चुनाव पूरी तरह हाथ से निकल रहा है। लेकिन मैं विनोद जी से पूरी तरह पिनाज एग्री करूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपने आप को आपके मुकाबले में खड़ा कर दिया। मैं साउथ दिल्ली में रहता हूं, मैं ऐसे कई घर को जानता हूं जो बीजेपी के हार्डकोर वोटर हैं और 6 महीने से उनके घर में बिल नहीं आ रहा है, ना पानी का आ रहा है ना बिजली का आ रहा है। और जो बड़े बड़े एरियर थे वो उन्होंने माफ कर दिए, किसी का 20,000 माफ हुआ है, किसी का 25,000 माफ हुआ है। और वाटर बिल में कई सारे लोग डिफॉल्टर होते हैं क्योंकि बड़ी इरेगुलरिटी होती है वाटर बिल आने में। मैं खुद पे करता हूं और मुझे लगता है कि ये जो फ्री बिस का फंडा था इसने आम आदमी पार्टी को मुकाबले में सबसे आगे खड़ा कर दिया। और यही कारण था कि इस फ्री बीस के कारण जो बीजेपी के भी कई सारे कोर वोटर्स थे, हालांकि उनका वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को 56 पार वोट किया था, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी को वोट करते हुए दिख रही है। मैं सीधे चलूंगा राहुल जी के पास। राहुल जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि आखिर ये फ्री बीस का फंडा जो है भारतीय राजनीति में इतना क्यों चल जाता है? क्योंकि यहां तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, देश की राजधानी है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, यहां पर कोई जाति या धर्म का वोट बैंक भी उस तरीके से नहीं है। क्यों रुझा जाता है फ्री बीस का ये कल्चर भारतीय वोटरों को? क्योंकि गरीबों की संख्या दिल्ली में भी बहुत बड़ी है और ये जो आप मुफ्त बिजली को ही अगर ले लें तो वो लगभग 32 लाख दिल्ली वालों को फ़ायदा पहुंचा रही है। अब इस कॉस्मोपॉलिटन दिल्ली में, देश की राजधानी में, जिसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति साक्षरता सबसे ज़्यादा है, शिक्षा सबसे ज़्यादा है, विकास सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर अगर 32 लाख लोगों को फ़ायदा हो रहा है, यानी यहाँ पर भी इस तरह के लोग हैं जिनके लिए 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये प्रति माह का कम या ज़्यादा होने का गंभीर मतलब होता है। तो ये पूरे देश पे अगर आप देखेंगे तो फिर स्थिति समझ में आती है कि क्यों 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ की कर्ज माफ़ी की जाती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है और तमाम चीज़ों को मुफ्त करने की। पंजाब जैसे समृद्ध प्रांत में बिजली मुफ्त क्यों होती है? क्या आज से है? तो ये केवल ये क्या भारत जैसे ही देश में है, पूरा यूरोप, पूरा जिसे हम विकसित विश्व मानते हैं, वो भी सोशल सिक्योरिटी के नाम पर वो क्या देता रहा है अपनी पूरे जनसंख्या को इतने दिनों से। तो ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। बहुत मोटी बात यह है
कि दिल्ली एक शुरू से राजस्व सरप्लस राज्य रहा है, दिल्ली की आय बहुत अधिक है, दिल्ली हमेशा से उसके पास देने के लिए पैसा रहता है, उसमें से उसने 16-1700 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने इसमें लगा दिए, यानी सब्सिडी दी लगभग 1700 करोड़ की या 1800 करोड़ मान लें आप। तो 60,000 करोड़ के बजट वाले राज्य में 1600, 1700, 1800 करोड़ देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस सब के बीच में फ्रीबीज के साथ साथ क्या बीजेपी ने जो लड़ाई आखिर के 50 दिनों में लड़नी शुरू की, अगर वो साल भर पहले अपने किसी चेहरे के साथ, अपने काडर के साथ अगर सड़कों पर उतरते तो क्या तस्वीर थोड़ी अलहदा हो सकती थी? ये 24 का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता था। इस पर भी मैं आपकी टिप्पणी लूंगी। ये जो फ्रीबीज वाला है, इस पे हम एक चीज बता दें कि जब भी आपका जीडीपी वॉल्यूम बढ़ता है तो हमेशा आप डायरेक्ट डिलीवरी में फ्रीबीज ही देते हैं। ये कोई बहुत घटिया चीज नहीं है। ब्राजील का मॉडल ये है जो कि पूरे वर्ल्ड में लागू हुआ, और फ्रीबीज अगर किसानों को हम देते हैं तो उसको तो फ्रीबीज नहीं कहा जाता है, फ्रीबीज इसलिए दिया जाता है। लेकिन दिल्ली जैसी जगह पर, मेट्रोपॉलिटन शहर में जहां पर प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्र के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, तो उसमें फ्रीबीज जो है उस पर सवाल उठ जाते हैं। पूरे यूरोप में सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, उसको भी आप फ्रीबीज कह दीजिए। 7 लाख करोड़ का दिल्ली का जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। इस बीच हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत करी है। क्या तो मैं पिनास के मूल सवाल का जवाब दे दूं। एक बार सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। गोपाल राय जी का एक इंटरव्यू है, आपने एक अच्छा सवाल पूछा। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी ने अपनी एमसीडी के माध्यम से जो उसके हाथ में थी, पिछले चुनाव में भी उसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे, निगम के चुनावों में उनमें सचमुच गंभीरता से काम किया होता, उनके हाथ में बहुत कुछ था करके दिखाने के लिए, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। और अगर वो उन्होंने शुरू से किया होता, 1-2 साल पहले काम शुरू कर दिया होता और जम के काम करते, तो वो निश्चित रूप से कड़ी चुनौती भी आपको दे सकते थे और आगे भी आ सकते थे। ठीक है, आगे भी आ सकते थे। पहले देख लेते हैं गोपाल राय का क्या कहना है, उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे कि निगम वर्सेस दिल्ली सरकार कहां परफॉर्मेंस में चूकी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन पहले देखते हैं गोपाल राय, आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा, पूर्वांचल का चेहरा, क्या कहता है इन चुनाव के ऊपर आज की मतगणना पे। सुन लेते हैं। शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी बहुत आगे चल रही है और खुद बात करने के लिए दिल्ली संयोजक और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता गोपाल जी हैं। गोपाल जी, किस तरीके से देखते हैं शुरुआती रुझानों को? नई दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता नफरत की राजनीति के लिए मैदान में उतरे थे, दिल्ली के लोगों ने स्पष्ट संदेश दिया है, दिल्ली वाले काम की राजनीति पसंद करते हैं। कुछ फेरबदल तो नहीं होने वाला लग रहा है? नहीं, अभी इससे और बेहतर रिजल्ट आएगा आम आदमी पार्टी के पक्ष में। अच्छा, जश्न की क्या तैयारी है? सीधा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से नंबर आ रहे हैं शुरुआती रुझान में तो आप बहुत आगे निकल गए हैं। अभी रिजल्ट सारा आ रहा है और उसके बाद निर्णय करेंगे। बीजेपी तो दावा कर रही थी 48 सीटों के करीब का, अब ये नंबर आया, कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल से दिल्ली के लोगों ने उनकी जो सोच है उस पर फैसला सुनाया है कि भाजपा को सोच बदलनी चाहिए। लेकिन शुरुआती रुझानों में भी सीट घट रही हैं, तो क्या लग रहा है, क्या वजह रह रही है? कुछ होगा, इसको भी एनालिसिस करेंगे। अभी फाइनल रिजल्ट में आम आदमी पार्टी की सीट और बढ़ेगी, तो इसको भी एनालिसिस करेंगे, इसका भी कि क्यों नंबर सीट का जो है कैसा रह रहा है। हालांकि शुरुआती रुझान है, आगे क्या होगा ये देखना बहुत अहम है। पर जश्न की तैयारी जो है बड़े नेताओं ने भी कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन दिल्ली। तो गोपाल राय खुश तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन खुद पीछे चल रहे हैं। 2000 वोटों से, कुछ एक आध वोट से नहीं, 2000 वोटों से। और यहाँ पर दीपक जी, मनीष सिसोदिया कई बार पीछे हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की खुद की जीत, जहां पर कहा जा रहा था कि उनको तो वॉकओवर एक तरह से दिया गया है, उनकी जीत का जो मार्जिन है वो भी 3000 वोट का चल रहा है, जहां पर कहा जाता है कि वो काफी ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। और ऐसी कई सीट हैं, कपिल मिश्रा है, तेजिंदर बग्गा है, ऐसी कई सीट हैं जहां पर आगे पीछे लगा हुआ है। और लगातार बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि 20 से 22 सीट हैं जो तय करेंगी कि सत्ता की चाबी किसके पास रहेगी। 20 से 22 सीटें। सीधे चलते हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपक वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ शिवम छाबड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, आप तो अनुराग ठाकुर जी के साथ काफी रहते हैं, आपको नहीं लगता उनका ये बयान कि गद्दारों को गोली मारो, ये थोड़ा उल्टा असर कर गया? क्योंकि जो दिल्ली का वोटर है वो काफी हद तक पढ़ा लिखा है, समझदार है, कहीं कोई उल्टा निशाना लगा दिया अनुराग ठाकुर ने? दीपक जी, मुझे इस बात का जवाब आप ही दे दीजिए। इस देश के अंदर अगर हम संविधान के हिसाब से देखें, गद्दारों के साथ क्या हर्ष किया जाना चाहिए, आप बता दीजिए। और रही बात अनुराग जी की, अनुराग जी ने उस बयान के अंदर कहीं नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल एक बात नारा बुलंद किया। ये जनता ने उनको कहा कि जो कहा
इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का कोई मुझे लगता है कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहना चाहिए। उन्होंने देश की भावना को जनता के सामने रखने का काम किया है। फिनांस की बात का जवाब दे दीजिए शिवम, दिल्ली का गद्दार कौन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा इस बात को? किसने कही ये बात? अनुराग जी किसको गद्दार कह रहे थे? कौन है दिल्ली का गद्दार? दिल्ली का गद्दार तो तय करेगी जनता कौन है कौन नहीं है। नहीं, अनुराग जी का अभी तो खुद ही इन्होंने ये मान लिया भाई। उस भाषण की अगर आप जांच कर लें, उसके अंदर में कहीं ये नहीं कहा कि दिल्ली की जनता गद्दार है। तो कौन है? उन्होंने बिल्कुल ये बात नहीं कही। उन्होंने देश के गद्दारों के लिए कही। और वैसे साहब स्वयं कूद करके बोल देते हैं कि साहब मैं गद्दार हूं, मुझे गोली मार दीजिए, तो वो गद्दार होगा क्या? हमने तो नहीं कहा, हमने तो नहीं कहा कि वो गद्दार हैं। दीपक, आपको क्या लगता है किसके लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे अनुराग ठाकुर, बताइए। देखिए, मेरा मानना सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्र सरकार है उसके मंत्री, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसको गद्दार कहा, किसको नहीं कहा, लेकिन एक बात से छाबड़ा साहब इनकार नहीं कर सकते, यही जंगल राज होता है, ये सोमालिया का राज है कि जिसको आप गद्दार समझे अपनी बंदूक उठाइए और गोली मार दीजिए। यहाँ ना कोई पुलिस है, ना कोई कानून व्यवस्था है, ना कोई अदालत है, बस आप अपनी बंदूक उठाइए और जिसको गद्दार समझिए कपिल गुर्जर कौन था? ये एक जमाने में आम आदमी पार्टी ने जिसको मन करता था भ्रष्टाचारी गोली उठा करके गोली दागी, बता तो दीजिए। एक जमाना वो भी था। तो मैं केवल आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, नहीं है दीपक जी, जिसका मन आता था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जिस पर जो आरोप लगाना था लगा देते थे, बाद में फिर माफी मांग लेते थे। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आज एक मिनट पीना जी, मुझे एक बार जी बोलिए। मैं जवाब दूं, अपनी बात पूरी कर लूं, अगर आप अनुमति दे। मैं फिर बिल्कुल। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम इस जनादेश को देखें, हालांकि अभी मार्जिन बहुत छोटे हैं, 1-1.5 घंटे में और कंसोलिडेशन हो जाएगा, एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने ये कहा है कि आप सरकारों को काम की कसौटी पर कसिए, डेवलपमेंट एजेंडा पर कसिए। ये एक बड़ा संकेत है पूरे देश के वोटर्स के लिए। भारतीय जनता पार्टी भी साथ आए और चाहे वो विपक्ष में ही हो तो हमारी कंस्ट्रक्टिव आलोचना करें, हम सब मिलकर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी की तरफ ले जाएं। अब चुनाव खत्म हो गए, हम कैंपेन मोड से बाहर आ जाएं और नफरत का एजेंडा तो एक बार फेल हुआ है। आखिरी साल में दिल्ली की जनता ने कहा कि हम नफरत के झांसे में नहीं बंधेंगे, हम एक पानी के बिल की माफी हो, तो क्या वो आने वाले सालों में जारी रहेंगी अगर सरकार आप ही की बनती है? ऐसा तो नहीं होगा फिर 4 साल बाद ही ये सब मिलेगा? नहीं, देखिए हमने इसीलिए शुरू में ये गारंटी कार्ड इशू किया। इस तरह का भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैला रही थी कि मार्च में सब योजनाएं बंद हो जाएंगी। हमने कहा कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, तीर्थ यात्रा, महिलाओं की जो बस यात्रा है, ये सारी चीजें अगले 5 साल तक जारी रहेंगी। नंबर 1। नंबर दो पिनाज, मैं आपकी याददाश्त ठीक कर दूं थोड़ी सी। हम सरकार में आए 15 दिन के अंदर हमने बिजली को हाफ किया। पिनाज, मैं आपको याद दिला दूं कि हम सरकार में आए, हमने 15 दिन के अंदर पानी माफ किया। पिनाज, मैं आपको याद दिला दूं कि हम सरकार में आए 6 महीने के अंदर हमने लोकपाल बिल पास किया। पिनाज, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हमारे 70 पॉइंट एजेंडा में हमने ट्रैकर लगाकर बताया कि हमने कितने काम किए। पिनाज, मैं आपको याद दिला दूं कि 450 मोहल्ला क्लिनिक 3 महीने में नहीं बने। पिनाज, मैं आपको याद दिला दूं कि 2 करोड़ लोगों ने ओपीडी में अपना इलाज कराया है, मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने में नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के मैं बता देता हूं अगर मैं पिनाज, मैं भी आपको याद दिला दूं कि दिल्ली में एक नया कॉलेज नहीं खोला गया। पिनाज, मैं भी आपको याद दिला दूं दिल्ली में एक नया स्कूल नहीं खोला गया। सारी कामगार महिलाएं आपकी तरह भाग्यशाली नहीं है, एक नई बस नहीं चलाई गई कि 10-10 रुपए कमाने वाली भी महिलाएं पोल्यूशन के मामले पर दिल्ली सरकार ने एक भी नया कचरा नहीं उठाया। चुनाव खत्म हो गए, आराम से शिवम 1 मिनट रुक जाइए। दीपक कंक्लूड करिए। बहुत बड़ा इशू है ये। मैं भी आपको याद दिला दूं। चलिए आप लोगों ने दिल्ली की जनता को जो कुछ याद दिलाया, मेरे मार्फत उन्होंने उसी हिसाब से वोट दिया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया जो है एक बार फिर से आगे हो गए हैं। बीच में खबर आई थी कि वो वोटों से कुछ वोटों से 100 से कम वोटों से वो जो है वो आगे चल रहे थे, लेकिन पीछे चल रहे थे, लेकिन अब फिर वो आगे हो गए मनीष सिसोदिया, और कपिल मिश्रा 98 वोटों से आगे चल रहे हैं। ठीक है, सीधे चलते हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास चंद्रा हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय
मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि सिसोदिया, कांग्रेस कवर करते हैं। रवि आपसे जानना चाहूंगा, आज तो कांग्रेस एक तरीके से रिकॉर्ड बना लेगी क्योंकि बहुमत में ऐसी सीटें होंगी जिनमें उनकी जमानत जब्त होगी। बिल्कुल, देखिए दीपक जी, पूरे कांग्रेस का अगर आप कैंपेन को देखें तो कहीं से भी कांग्रेस ये दिखती हुई नहीं लग रही थी कि वो चुनाव लड़ रही है। हालांकि जब भी किसी कांग्रेस के बड़े नेता से पूछा जाता है क्या उम्मीद है आपको, कितनी सीटें आएंगी, वो कहते थे कि नहीं पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेगा। लेकिन अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। जहाँ तक आप बात करें कांग्रेस को लेकर, पूरे कैंपेन के दौरान फोकस रखा गया था शीला दीक्षित के काम को लेकर कि शीला दीक्षित ने जो काम किया है वो उनका फोकस होगा, उसके इर्द गिर्द इनका पूरा चुनाव प्रचार घूमता रहा। चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने अंतिम समय में रैलियां की थी, सोनिया गांधी को रैली करनी थी लेकिन सेहत का हवाला देते हुए उन्होंने रैली नहीं की थी। तो कैंपेनिंग को लेकर भी पहले से माना जा रहा था कि कांग्रेस इस चुनाव में लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मूड में नहीं है। हालांकि जब उन लोगों से पूछा जाता है कि भाई क्या है, चलिए यही सवाल है कि हम सापरा साहब के पास चलते हैं। चरण सिंह सापरा साहब, कहा जा रहा था कि आप बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़े करने के मूड में नहीं थे। मुश्किलें क्या, वॉकओवर ही दे दिया आपने आम आदमी पार्टी को। चरण सिंह सापरा साहब, ये क्या हो गया देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को? ये क्या हो गया सर आपको? ऐसे दिन तो कभी नहीं आए थे। देखिए अभी 10:30 हुए हैं और ये 10:30 बजे तक के रुझान है। मेरे ख्याल से 2 या 3 राउंड हुए होंगे। अभी भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है। ये 10:30 बजे वर्डिक्ट देना शुरू हो कितने आशावादी आदमी हैं आप? चरण सिंह साहब, ये शून्य किसमें बदल जाएगा? आप भाई आप मुझे नहीं मुझे ये बताइए कि 10:30 बजे ही आप वर्डिक्ट दे रहे हैं। ठीक है, जनता का वर्डिक्ट है, जो आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आपके वर्डिक्ट को हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे? देखिए कांग्रेस पार्टी ने अपना वहां पर प्रदर्शन किया है, पूरी मजबूती से किया है। ठीक है, अगर दिल्ली की जनता ने जो कांग्रेस मुद्दे लेकर के गई है अगर उसको समर्थन नहीं किया तो वो जनता का वर्डिक्ट है, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वैसे कहते हैं बीजेपी भी तो बहुत राज्यों के अंदर शून्य पे है, पुदुचेरी में शून्य पर है, तमिलनाडु में शून्य पर है, आंध्र प्रदेश में शून्य में है। बड़े फक्र के साथ बोल रहे हैं आप ये बात। मैं कह रहा हूं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। पूत के पांव दिख चुके हैं पालने में। नहीं मैं भाई साहब मैं ये बता रहा हूं कि 4 राज्यों में देश में बीजेपी शून्य पर है। पंजाब में 2 सीटें हैं, तेलंगाना में 1 सीट है। मेरा रिजल्ट तो उनको तो ये सवाल आप पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन जनता का जो वर्डिक्ट आएगा वो हमको मानना पड़ेगा। ये तरीका है क्या देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रही कांग्रेस के लिए? तेलंगाना का उदाहरण दे रहे हैं, पंजाब का उदाहरण दे रहे हैं, भाजपा का। वहां भाजपा की सरकार नहीं रही है। मुझे अब जवाब देने दीजिए ना। दिल्ली की नंबर 1 की पार्टी जी, पेनाज जी दीजिए मुझे जवाब देने दीजिए इसका। देखिए आप ये मत भूलिए कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता 7 राज्यों में है और हमने अभी सारे राज्य जीते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हमने जीता, महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार बनी है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, आप इसको नेगेट एक दिल्ली के चुनाव से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये लगता है तो आप इससे ही उत्साहित होइए, लेकिन मेरे ख्याल से उत्साहित होने के लिए कांग्रेस के पास कम से कम इन परिणामों में कुछ नहीं है। एक मिनट पहले हम विकास के पास चल रहे क्योंकि वहां से हमको एक गेस्ट बिठाना है। विकास, मुझे बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी के मन में अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? क्योंकि इस वक्त आप बीजेपी हेडक्वार्टर में खड़े। जी देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है और आश्चर्य की बात है कि चाहे चुनाव के दरमियान हो या चुनाव के बाद हो या अभी तक बीजेपी की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि आप अंतिम परिणाम आने दीजिए, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। हालांकि बीजेपी दफ्तर में कोई उत्साह का माहौल नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ नेता नहीं है, यहाँ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा नहीं है। अमूमन जब भी मतगणना के दिन होता है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बीजेपी ऑफिस में होता है, लेकिन आज कुछ भी नहीं है, कोई तैयारी नहीं दिख रही है। जश्न की तैयारी कहीं भी नहीं है। हालांकि जो जानकारी हमें मिली कि तैयारी करके रखी गई है कि अगर परिणाम उनके पक्ष में पलटते हैं तब अब कार्यकर्ताओं को बुलाए जाएंगे और जश्न मनाया जाएगा। लेकिन अभी बिल्कुल सादा माहौल है बीजेपी ऑफिस में, सिर्फ मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। लेकिन जिन बीजेपी नेताओं से हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि ये रुझान है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जब परिणाम में वो बदलने शुरू होंगे तो बीजेपी के पक्ष में आएंगे। और उनकी दलील है कि तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पहले राउंड से लेकर के 5वें राउंड तक बीजेपी को पीछे रहना है, लेकिन 6ठे राउंड के बाद से बीजेपी आगे बढ़ेगी। और जो अभी रुझान दिखाई दे रहे हैं, जब वो परिणाम
परिणाम में बदलेंगे तो बीजेपी की ही दिल्ली में सरकार बनेगी। तो अभी भी बीजेपी अपने दावे पर बरकरार है। हालांकि मनोज तिवारी से हमारी सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम सरकार बनाएंगे, हमें पूर्ण आत्मविश्वास है। यानी बीजेपी अभी भी आत्मविश्वास की बात कह रही है, लेकिन कार्यालय में वो आत्मविश्वास दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है। विनोद जी, अब यही सवाल आपके पास अगर मैं लेकर आऊं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हम क्लोज फाइट देख रहे हैं बहुत सारी सीटों पर, क्या बीजेपी का खेल खराब करने में कांग्रेस का भी एक रोल रहा है? अब इसको कह सकती हैं बीजेपी का खेल खराब करने में या आम आदमी पार्टी का खेल बनाने में, कैसे भी समझ लीजिए। तो कांग्रेस ने मुझे लगता है कि एक तरह से पूरा अपना जैसे होता है कि अंशदान कर दिया कि भाई ठीक है तुम जीत सको तो जीतो, हम तो मैदान में जो है खाली दिखाने के लिए खड़े हैं। क्योंकि जिस तरह पूरे कांग्रेस की प्रचार की रणनीति रही, जिस तरह से कांग्रेस ने विज्ञापन कांग्रेस ने खूब दिए, रेडियो पे आप देखिए, एफएम में या टेलीविजन में या उसमें होर्डिंग्स में, विज्ञापन में तो रही कांग्रेस, लेकिन जमीन पर कांग्रेस जो है उस तरह से उस उत्साह से, और सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं, कांग्रेस चुनाव हारने के बाद दिल्ली की कांग्रेस खड़ी ही नहीं हो पाई। लोकसभा चुनाव के समय थोड़ा सा कांग्रेस खड़ी हुई थी, शीला दीक्षित को जब अध्यक्ष बना के मौका दिया गया था, उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ा था, लेकिन वो लोकसभा के चुनाव थे, उसमें जो आदमी बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता था वो कांग्रेस इसलिए दे रहा था कि शायद कांग्रेस केंद्र में जमानत हो गई थी 4 सीटों पर। सीधे चलते हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर, इस वक्त वहां पर क्या तैयारी है जानने के लिए मोहित बख्शी के पास। मोहित, क्या हो रहा है? क्या जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं या अभी भी जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं नहीं जीतेंगे हम, अभी भी आम आदमी पार्टी के नेता जो क्लोज सीट्स हैं, जो नजदीकी मुकाबले वाली सीट्स हैं, उन पर नजर गड़ाए बैठे हैं? क्या हो रहा है आपके दफ्तर में इस वक्त? दीपक जी, आपके दफ्तर में जश्न की पूरी तैयारियां हैं। मैं पीछे का नजारा दिखा दूंगा, आपको दिख रहा होगा कि तकनीकी कारणों से बहुत अंदर तक नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं गुब्बारे लगे हैं, गाने चल रहे हैं, जो थीम सॉन्ग आम आदमी पार्टी ने बनाया था वो तमाम चीजें हैं यहाँ पर, और जश्न का माहौल है। जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और आपसे दीपक जी, आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि चुनाव में जब इतना ज्यादा नंबर आंकड़ा बढ़ जाता है तो फिर शायद वापसी कर पाना बहुत मुश्किल होता है।